नमस्कार प्यारे साथी, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार with अंकित में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत अच्छे होंगे। कैसे हैं आप सब? एक बार जरूर इसकी जानकारी दीजिए ताकि हम इस क्लास को शुरू करें। और कहते हैं ना कि चलो छोड़ो यार। चलो, कैसे हैं आप सब? चलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सब कर लेते हैं अपन एक साथ में। और आज हम पढ़ने वाले हैं, आपको हम बता देते हैं क्या पढ़ेंगे आज। बहुत प्यारा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, है ना। इस टॉपिक की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में ये टॉपिक अभी हाल फिलहाल में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। कि सर कैसे बना चुका है? क्योंकि इस टॉपिक से प्रश्न बहुत आते हैं और ये लगता नहीं कि ये केमिस्ट्री का टॉपिक है। कि सर मतलब ये कि केमिकल इन डेली लाइफ, है ना। या आप इसे कह सकते हैं, दो तीन नामों से इस टॉपिक को कभी कभी पढ़ा जाता है। क्या हो गया है पेन को? दैनिक जीवन में रसायन, कई एग्जाम्स के अंदर ये बोल देते हैं कि रोजमर्रा में यूज आने वाले रसायन, इस तरह से एक टॉपिक बना दिया जाता है ना। इसीलिए इसे हम कभी कभी ये भी कह देते हैं केमिकल इन ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन में रसायन। इस टॉपिक को लिखकर भी पढ़ा जा सकता है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या होती है? लिखकर पढ़ने में ये टॉपिक इतने अच्छे से समझ में नहीं आता, ठीक है। इसलिए इमेजेस इस टॉपिक में बहुत अहम रोल अदा करती है समझने के लिहाज से। तो इसलिए इस टॉपिक में हम हाइब्रिड मॉडल यूज करने वाले हैं। जैसा मैंने आपको शुरू में ही कहा था, है ना, मैं अक्सर 80% तो आपको हैंड रिटन ही पढ़ाऊंगा। लेकिन जहां मुझे लगेगा कि नहीं इस टॉपिक में आपको आवश्यकता है, वहां मैं खुद लेकर के आऊंगा बिना आपसे पूछे। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं और एक प्रश्न मैं पूछूंगा ताकि उसके बाद इस क्लास को शुरू किया जाए। तो एक प्रश्न है आप सभी का। ह्यूमन बॉडी का पीएच वैल्यू क्या होता है? चलिए बताइए, ह्यूमन बॉडी का पीएच वैल्यू क्या होता है? नारियल या कोकोनट में कौन सा अम्ल होता है? चलो बहुत बढ़िया, पहले का बी जवाब आ रहा है सभी साथीगण का। और दूसरे का 7 से 7.8 होता है, बिल्कुल सही। दूसरे का डी जवाब आ रहा है, लॉरिक एसिड होता है, ये भी सही है। ठीक है, पढ़ने वाले बच्चे हो, कट ऑफ बढ़ाओगे हाँ? नहीं मानोगे। चलो ठीक है। मतलब
न के बराबर शायद एक दो होंगे जिनके गलत होंगे, बाकी सभी एक जैसे कमेंट दिख रहे हैं ऊपर से नीचे तक। मतलब मजा आ रहा है पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी, कदर मजा आ रहे हो। चलिए भैया, अब जब हम केमिकल इन डेली लाइफ देखते हैं, दैनिक जीवन में हम केमिकल देखते हैं, तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, एक छोटा सा ब्रीफ बना लेते हैं ताकि हमको पढ़ने में भी सरलता हो जाए कि ऐसे कौन कौन से केमिकल हैं जिनको हम पढ़ेंगे यहाँ पर। भाई एक तो पढ़ेंगे हम सोप के बारे में, साबुन, कौन से साबुन से नहाते हो तुम, बंटी तो नहीं हो, आपका साबुन स्लो तो नहीं है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो एक पढ़ेंगे हम सोप के बारे में, साबुन के बारे में, वैक्स, मोम के बारे में, मोमबत्ती वो वाला मोम, ठीक है, मेडिसिन के बारे में, जब आप दर्द में होते हो तो आप कौन सी औषधि का सेवन करते हो, जब बुखार आता है तो कौन सी औषधि लेते हो, एंटीबायोटिक कौन सी है, ठीक है। चलिए, उसके अलावा मेडिसिन के अलावा आप प्लास्टिक पढ़ रहे होंगे, है ना, या फिर यहां पर पहले बहुलक की बात कर लेते हैं। बहुलक मतलब पॉलीमर, और पॉलीमर के अंदर रेशे पढ़ेंगे, फाइबर पढ़ेंगे, प्लास्टिक भी आप इसमें पढ़ रहे होंगे, आप इसमें सीमेंट पढ़ रहे होंगे, ठीक है, आप इसमें फर्टिलाइजर पढ़ रहे होंगे। चलो, इतनी चीज तो आप बेसिक सी पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। इसके अलावा फिर हम एक टॉपिक नया इसी से रिलेवेंट पढ़ेंगे, फ्यूल एंड गैस, ठीक है, ईंधन एवं गैसीय नियम, ये इससे रिलेवेंट टॉपिक है, इसकी चर्चाएं हम करेंगे, ठीक है। रिकॉर्ड क्लास नहीं चल रही है, ठीक है, चलिए मैं इसके लिए आपको, है ना, टीम तक ये बात पहुंचा देता हूँ। भाई दो घंटे इंतजार करिए, 2 से 3 घंटे, एप्लीकेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम है, उस पर काम चल रहा है, आपकी रिकॉर्डेड क्लास चल जाएगी, ठीक है, परेशान मत होइए, मेरी बात हो गई है, ठीक है, मैंने आपकी प्रॉब्लम भी पहुंचा दी है, ठीक है, तो निश्चिंत रहिएगा, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन सबको पढ़ने की। सबसे पहले हम पढ़ते हैं साबुन के बारे में। देखो इस तरह की कई साबुन है, एक कंपनी की साबुन मैंने यहाँ लगा दी है, ठीक है, इसका कोई प्रचार करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। तो सोप एंड डिटर्जेंट, हम साबुन और अपमार्जक की बात करते हैं। सर ये डिटर्जेंट क्या होते हैं, आपने वो घड़ी व्हील की बात करी होगी कि हाँ सर हमने पढ़ा है। तो साबुन, सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, साबुन के बारे में पढ़ेंगे, सोप के बारे में पढ़ेंगे, साबुन क्या होता है, ठीक है। तो साबुन की बात करते हैं। साबुन जल में घुलनशील उच्च वसी अम्ल। देखो आप एक एग्जाम्पल लीजिए, है ना, कि एक 10 रुपए का साबुन आता है और एक बड़ा साबुन भी आता है ना, जो 100 रुपए का होता है, सेम साइज का साबुन है। एक 100 रुपए का साबुन भी उतना ही बड़ा है और एक 10 रुपए का साबुन भी उतना ही बड़ा है। ये 100 रुपए का साबुन है, ठीक है, ये 10 रुपए का साबुन है। अंतर क्या है इन दोनों साबुन के अंदर, दोनों साबुन ही तो हैं, है ना। जैसे दो, आपने ये लाइन कई बार सुनी होगी, तेरी, है ना, 2 लाख रुपए की घड़ी, तेरी 2 हजार की घड़ी, मेरी 200 की घड़ी, तो बता तो तीनों ही समय रही है। फिर एक व्यक्ति बोलता है कि ये हम तीनों की घड़ियां हम तीनों का समय बता रही है। अंतर समझे कि नहीं समझे, सेम चीज यहां पर होती है। जैसे ये 10 रुपए वाला साबुन है तो ये भी साबुन, केमिकल इसमें भी वही है, केमिकल इसके अंदर भी वही है, लेकिन डिफरेंशिएशन है इनकी क्वालिटी को लेकर। क्या सर मतलब,
ये जो 100 रुपए वाला साबुन है ना, इसमें जो ऑयल अंदर मिलाया गया, तेल जो मिलाया गया, वो महंगा या उच्च गुणवत्ता वाला मिलाया गया, और इसमें जो ऑयल मिलाया गया वो सस्ता, हल्की क्वालिटी का या घटिया किस्म का ऑयल मिलाया गया। अंतर समझ में आया आपको कि क्या होता है? कि अच्छा सर ये डिफरेंशिएशन होता है। जी हाँ, ये डिफरेंशिएशन होता है उनमें मिलाए जाने वाले तेल के कारण। मतलब उन्हें हम क्या कहते हैं? उच्च वसीय अम्ल कहते हैं, हाई फैटी एसिड कहते हैं। तो याद रखना, हायर फैटी एसिड जो होते हैं ना, ये एक प्रकार के ऑयल होते हैं, तेल होते हैं। इन तेल की गुणवत्ता के आधार पर ये साबुन सस्ते या महंगे होते हैं। तो साबुन की डेफिनेशन, साबुन की परिभाषा क्या होती है? साबुन उच्च वसीय अम्ल के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होते हैं। ये डिफरेंस आपको समझ में यहां पर आया होगा। लेकिन साबुन के दो प्रकार होते हैं। कि सर दो टाइप कैसे होते हैं किसी साबुन के? साबुन तो साबुन ही होती है। कि सर ऐसे प्रकार होते हैं क्या? डेटोल, लाइफबॉय, है ना, एक वो संतूर, एक वो पियर्स, ऐसे टाइप होते हैं? नहीं भाई, ये कंपनियों के प्रकार हैं। साबुन के जो दो टाइप होते हैं, भैया मेरे, आपके ऐप की गुजारिश को मैंने पहुंचा दिया है। 1 से 2 घंटे का समय दीजिए, उस पर काम चल रहा है, वो ठीक हो जाएगा। मैं बार बार भी इसका जवाब दूंगा तो भी उतना ही समय लगेगा, है ना। तो आपने जैसे ही कहा, मैंने उस बात को पहुंचा दिया है। ठीक है, तो ये दोस्त याद रखिएगा, अगर आपकी क्लास चल रही है तो आप इसे ले लीजिए, और रिकॉर्डेड क्लास अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो 1-2 घंटे भी आपको इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, आइएगा। तो ये साबुन या जो सोप होती है, ये साबुन या सोप की अगर हम बात करें तो ये इस रूप में हमें यहां पर प्यारे दोस्त दो प्रकार देखने को मिलते हैं। कौन से देखने को मिलते हैं? आपने कपड़े धोने की साबुन को देखा होगा, उसे हम कहते हैं हार्ड सोप, और एक नहाने की साबुन को देखा होगा, उसे कहते हैं सॉफ्ट सोप। उनको हाथ में लेकर फील भी हो जाता है कि यार ये तो कठोर साबुन है, ये मुलायम साबुन है। ठीक है, तो प्यारे दोस्त ये चीज आपने देखी होगी, है ना। तो ये चीज जब आपको समझ में आ गई कि हाँ यार सर बात तो सही है ना, कि उन साबुन में अंतर तो होता है, एक मुलायम होती है, एक कपड़े धोने वाली हार्ड होती है। आपके घरों में है, नहीं तो मैं आपको दिखा भी देता कि ये साबुन किस प्रकार की पाई जाती है। ठीक है बेटा, क्लासेस आपकी सारी हुई है, आपकी एप्लीकेशन में दिक्कत है, मैं बार बार यही जवाब दे रहा हूं, वो ठीक हो जाएगी 1 से 2 घंटे के अंदर। ठीक है, ओके, मैंने बात कर ली है उसके संदर्भ में। एक आती है आपकी कठोर साबुन या हार्ड सोप। ये कठोर साबुन जो होती है ना, ये मुख्य रूप से वे साबुन होती है ना, जो आपकी क्या होती है, कपड़े धोने में काम आती है। ये वसीय अम्ल, याद रखना, वसीय अम्ल के सोडियम लवण से निर्मित होती है। सर ये सोडियम लवण है क्या? है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा, निर्मित साबुन होती है। तो सोडियम लवण से निर्मित साबुन होती है ये, है ना, ये यहां पर की का कोई मतलब नहीं है, निर्मित साबुन होती है। अब सोडियम लवण का मतलब ये होता है ऐसी साबुन जिनको बनाने के लिए NaOH का यूज किया जाता है। NaOH बोलते हैं आप कास्टिक सोडा को, जो आपने जस्ट इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ा है, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है इसको बनाने के लिए, और इससे बनी हुई जो साबुन होती है वो थोड़ी सी हार्ड या कठोर प्रवृत्ति की होती है, कपड़े धोने में, साफ सफाई में यूज आती है। यहां पर इस लाइन को देखिए आप, कि ये जो साबुन होती है इनका यूज कहाँ होता है? साफ सफाई में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? साफ सफाई में या कपड़े धोने के लिए यूज करते हैं। मतलब ये हार्ड सोप है, कठोर साबुन है। कठोर साबुन जल में कम विलेय होते हैं। आपने कई बार मम्मी से एक वर्ड सुना होगा कि बेटा ना, कपड़े जो हैं वो साबुन से अच्छे नहीं धुलते, तू एक काम कर, तू सर्फ ले आ, जाकर के, हमारे यहाँ सर्फ बोलते हैं, डिटर्जेंट या अपमार्जक जो होता है। आपकी मम्मियों का कोई ना कोई ब्रांड होगा पसंदीदा, जैसे किसी का घड़ी होता है, किसी का व्हील होता है, किसी का टाइड होता है, कई कंपनियां हैं, है ना, उनका यूज किया जाता है। वो साबुन नहीं है, वो डिटर्जेंट है, उन्हें सोपलेस सोप, साबुन रहित साबुन कहा जाता है। वो कपड़े अच्छे साफ करती है किसी भी पानी के साथ में, क्योंकि वो कठोर जल के साथ भी झाग देगी। लेकिन ये जो साबुन है कपड़े धोने वाली, ये कठोर, अगर पानी, आपके यहाँ का पानी हार्ड है, तो आप साबुन कितना भी कपड़ों पर लगा लो, वो झाग अच्छे से नहीं देगी, और दूसरी बात, वो उस कपड़े को उतना अच्छा साफ नहीं करेगी। तो ये कहा जाता है कि जल में कम विलेय होते हैं और सरलता से झाग नहीं देते हैं। कौन सी साबुन? हार्ड सोप, कठोर साबुन। और कठोर साबुन को बनाने के लिए, क्योंकि ये सस्ते होते हैं,
तो तेल भी हल्का वाला यूज होता है कि सर मतलब जैसे जंतु वसा का यूज कर लिया, नारियल का तेल यूज कर लिया, है ना, ये हल्के मतलब सस्ते होते हैं। नारियल का तेल मुश्किल से अगर आप देखोगे 200 250 300 रुपए तक में किलो आ जाता है, लेकिन अगर कैस्टर ऑयल डालना हो तो 800 900 रुपए किलो, 3 टाइम्स महंगा हो गया। जंतु वसा का मतलब यही हो गया जानवरों से प्राप्त वसा का यूज कर लिया जाए। तो ये जो होते हैं जैसे पाम ऑयल का यूज कर लिया जाए वो भी सस्ता है। तो जो सस्ते तेल होते हैं मतलब जो सस्ती वसा या फैट होती है उसका यूज किया जाता है। तो हार्ड सोप में आपने एक बात समझी कि ये पानी के साथ सरलता से झाग नहीं देते, ये जल से इजीली क्रिया नहीं करते। कई बार आपने ये वर्ड भी घरों पर सुना होता है, मम्मी कहती है पानी गर्म कर ले कपड़े अच्छे साफ हो जाएंगे। मतलब पानी में कठोरता होती है, हार्डनेस होती है। मैं अभी आपको बताऊंगा जल की कठोरता कैसे दूर होती है, क्या चीज होती है। तो इसलिए ये जो साबुन होती है ये इजीली झाग नहीं दे पाती। जंतु वसा का मतलब क्या होता है? जानवरों से प्राप्त वसा का मतलब, प्यारे दोस्त, जंतुओं से प्राप्त वसा कई प्रकार की होती है। जैसे वसा का मतलब होता है, आप घी की बात करें वो एक जंतु वसा है, लेकिन वो इसमें यूज नहीं करते। दूध एक जंतु वसा है, उसमें भी फैट पाया जाता है। कभी चर्बियों का यूज कर ले वो भी एक जंतु वसा है। कई जानवरों से जैसे ब्लू व्हेल वगैरह होती है, उनकी वसा ग्रंथियों से एक तेल निकाला जाता है, वो अलग चीज होती है। तो कई जानवर होते हैं जिनसे वसाओं की प्राप्ति की जाती है ना। तो एक तरह की वसा नहीं होती, कई तरह की होती है ना। मैंने एक एग्जांपल दिया कि एक जंतु वसा का सेवन हम करते हैं वो घी है ना। तो घी एक प्रकार की जंतुओं से प्राप्त हो रहा है तो वो जंतु वसा हो गई। पेड़ पौधों से प्राप्त हो रहा है तो वो पादप वसा हो गई। सिंपल सी बात, साधारण सी बात, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर, है ना। मुख्य रूप से यहाँ पादप वसा का ही यूज ज्यादा करते हैं, उपयोग में लाई जाते हैं, है ना। कास्टिक सोडे का यूज करते हैं। अब यहीं पर अगर ये साबुन सॉफ्ट सोप हो जाए, है ना, मृदु साबुन हो जाए, माइल्ड सोप हो जाए, सॉफ्ट सोप हो जाए, तो ये वसी अम्ल के पोटेशियम लवण से निर्मित साबुन को मृदु साबुन कहा जाता है। सर पोटेशियम लवण का मतलब क्या हो जाएगा? पोटेशियम लवण का मतलब इन साबुन को बनाने के लिए KOH, जिसे हम कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसका नाम मैंने आपको पहले पढ़ाया भी है, KOH। तो इस KOH का यूज किया जाता है। ये नहाने की साबुन होती है, ठीक है, जल में अच्छी तरह से विलय होती है और प्लस सरलता से झाग देती है ना। इनके निर्माण के लिए देखो यहां पर तेल का नाम ऑलरेडी जब आप देखोगे तो आप कहोगे कि हाँ यार सर तेल की क्वालिटी तो बढ़ गई। अलसी का तेल, ठीक है, और अरंडी का तेल जिसे कैस्टर ऑयल कहा जाता है। तो भाई लिंसीड ऑयल बहुत महंगे आते हैं। इन तेल की 1000 रुपए, 800 रुपए, 900 रुपए, इस तरह से पर लीटर की, है ना, याद रखिएगा, MRP होती है। इस लीटर में ये बिकते हैं। तो प्यारे दोस्त कहने का तात्पर्य यह है कि जो मृदु साबुन होते, कि सर यहां से प्रश्न कैसे बनते हैं? प्रश्न ये बनेंगे कि भैया सीधी सी बात है, ये बताइए साबुन निर्माण के लिए किस प्रकार के, है ना, किस प्रकार के केमिकल का यूज करते हैं? KOH का और NaOH का यूज करते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए NaOH से बनने वाले साबुन कैसे होंगे, तो हार्ड सोप होंगे। KOH से बनने वाले साबुन कैसे होंगे, तो प्यारे दोस्त याद रखिएगा वह कैसे होंगे आपके, तो वो सॉफ्ट सोप होंगे, है ना। ये सारी चीजें आप यहां पर देखते हैं, ठीक है, ओके। तो ये चीज आपने यहां पर समझी और जानी। अब देखो क्या होता है, हम एक चीज को यहां पर ऑब्जर्व करते हैं, नोटिस करते हैं कि साबुन इजीली झाग नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि जल में कठोरता होती है। क्या होती है? हार्डनेस ऑफ वाटर, जल की कठोरता। जल की कठोरता दो प्रकार की होती है, स्थायी कठोरता, और अस्थायी कठोरता। परमानेंट हार्डनेस, नॉन परमानेंट हार्डनेस। अभी ठंड का समय चल रहा है, ठीक है, इस ठंड के समय में आपने पानी रॉड से गर्म किया ही होगा,
कुछ लोग गीजर वाले भी होंगे इनमें से, लेकिन अपन तो भैया वो पानी की रोड होती है अपने यहाँ 1000 वाट 2000 वाट की, उससे गर्म करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में स्थायी कठोरता होती है ना, ये पानी को गर्म करके दूर नहीं की जा सकती। तो ये पानी को गर्म करने पर दूर नहीं होती। लेकिन जो अस्थायी कठोरता होती है, ये पानी को गर्म करने पर दूर हो जाती है। अब देखो, समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। पानी को गर्म करने पर जो रोड डालते हैं, उस रोड पर कुछ एक लेयर जम जाती है व्हाइट कलर की। ठीक है, देखा है कि नहीं? पानी की रोड देखी है कि नहीं? मैं दिखा देता हूं, नहीं तो मेरे पास होगी शायद। ठीक है, है। लेकिन इस पर आपको लेयर नहीं दिख रही होगी, एक हल्की सी लेयर दिख रही होगी, व्हाइट ज्यादा नहीं दिख रही होगी। मैं उंगली घुमाता हूं, कभी हाथ पर आ जाए तो। ये देखो, ठीक है, एक व्हाइट कलर की लेयर, ज्यादा नहीं है, मतलब मेरे यहाँ का पानी ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है, ऐसी रोड में जब यहाँ पर एक व्हाइट कलर की बहुत लेयर जम जाती है मोटी, इससे ये चीज समझ में आती है कि पानी के अंदर अस्थायी कठोरता पर्याप्त मात्रा के अंदर देखने को मिल रही है। तो वहां का जो पानी है उसमें हार्डनेस है, लेकिन वो गर्म करने पर दूर हो जाए और वो पानी अच्छे से कपड़ों को साबुन के साथ साफ कर दे, मतलब वहां की अस्थायी कठोरता है। लेकिन आपके कपड़े नॉर्मल पानी साबुन से धो रहे हो तब भी साफ नहीं हो रहे हैं, गर्म करके धो रहे हो तब भी साफ नहीं हो रहे हैं, मतलब आपके यहाँ परमानेंट हार्डनेस है ना, स्थायी कठोरता है। अब ऐसी स्थिति में स्थायी कठोरता का कारण क्या होता है? ये स्थायी कठोरता का मेन जो रीजन होगा, मेन जो कारण होगा, वो कारण क्या होगा? ठीक है, यहां पर अस्थायी कठोरता का कारण क्या होगा, रीजन क्या होगा? तो अस्थायी कठोरता का कारण होता है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होते हैं, और ये गर्म करने पर दूर हो जाते हैं, है ना। अब यहां स्थायी कठोरता किसके कारण होती है? ये भी कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण ही होगी, है ना, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम। लेकिन बाइकार्बोनेट नहीं, के सल्फेट एवं क्लोरेट के कारण। जैसे मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, अगर इस तरह का केमिकल पानी में है तो वो परमानेंट हार्डनेस है। ठीक है, नहीं है तो भैया सीधी सी बात, इनमें से कुछ भी नहीं है तो आपके यहाँ का पानी बिल्कुल एकदम अच्छा एक क्लीन वाटर है। अब बात, कभी कभी एग्जामिनर ऐसा प्रश्न घुमाता है कि जल की कठोरता को कौन दूर कर सकता है ना। तो ऐसे पानी को अपन पीना नहीं, सिर्फ कपड़े साफ करना जो झाग अच्छे से दे दे। तो जल की कठोरता को कौन दूर कर सकता है? कौन दूर कर सकता है? कौन दूर कर सकता है का मतलब कौन रिमूव कर सकता है? अब इसके लिए एक यहां पर आंसर जनरेट होता है कि भैया ये काम आपका अपमार्जक करेगा। कौन करेगा? अपमार्जक। इंग्लिश में डिटर्जेंट कहते हैं, अगला हम वही पढ़ेंगे, है ना, डिटर्जेंट। तो अपमार्जक कर सकता है, डिटर्जेंट कर सकता है। अब एग्जामिनर को पता है कि बच्चा ये पढ़ लेता है कि अपमार्जक जो होता है वो कठोर जल और मृदु जल दोनों के साथ झाग देता है। बहुत अच्छे से बच्चा इस पॉइंट को पढ़ लेता है। इसके लिए बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए अपमार्जक जिससे बनता है वो ऑप्शन में देता है कि सर मतलब वो देता है Na2CO3.10H2O, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं? मैंने इसके फॉर्मूला आपको बताया था, धावन सोडा,
है ना, कोई बहुत पुरानी बात नहीं होगी, 1-2 दिन पहले की बात है। वॉशिंग सोडा, इसी से डिटर्जेंट बनता है, इसी से अपमार्जक बनता है, सोडियम कार्बोनेट इसका नाम है। ठीक है, तो जल की कठोरता को कौन दूर कर सकता है, अगर यह प्रश्न पूछा जाए तो दोस्त याद रखिएगा डिटर्जेंट कर सकता है। डिटर्जेंट ऑप्शन में नहीं हो तो धावन सोडा हो। मोस्ट रिपीटेड है आपकी उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स के अंदर, प्यारे दोस्त याद रख लेना इस पॉइंट को, बहुत सी बार पूछा गया है कि जल की है ना कठोरता को कौन दूर कर सकता है। आंसर इन दोनों में से कोई एक बार रहता है। ठीक है, ठीक, देख लीजिए इसको एक बार, पूरी स्लाइड को देख लीजिए। ठीक है, ये हाइब्रिड मॉडल होता है, कुछ पीपीटी और जहां हमें लगता है कि नहीं एक्सप्लेन करने के लिए पॉइंट टू पॉइंट समझाना पड़ता है। दोनों होगा तो भी झाग दोनों को दूर कर देगा ये। मैंने यहां कहा बोला, मैंने बोला जल की कठोरता दोनों को दूर करने की ताकत होती है डिटर्जेंट के अंदर, दोनों के साथ झाग दे देगा। ठीक है, आइए यहां देखिए, अपमार्जक, साबुन रहित साबुन कहते हैं इसे, सोपलेस सोप। ये लाइन बहुत फेमस है कि सर इसे क्यों कहते हैं सोपलेस सोप। देखो क्या हुआ, वैज्ञानिक इस चीज को लेकर के बड़े परेशान थे कि साबुन कपड़े को अच्छे से साफ नहीं कर पा रही है, तो वो एक ऐसी उच्च गुणवत्ता वाली साबुन बनाने की होड़ में थे कि जो कपड़ों को अच्छे से साफ कर पाए। लेकिन साबुन तो बनी नहीं, गलती से बना बैठे डिटर्जेंट। आपने वो एक लाइन सुनी होगी, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो अपमार्जक मृदु एवं कठोर जल दोनों से क्रिया करता है, किंतु साबुन सिर्फ मृदु जल के साथ क्रिया करता है। ठीक है, इसलिए ये फेमस है क्योंकि दोनों के साथ क्रिया करेगा। साबुन सिर्फ मृदु जल के साथ क्रिया करेगा, कठोर जल के साथ नहीं करता। अब अपमार्जक जो होते हैं, इसका निर्माण किससे होता है, तो निर्माण या फॉर्मेशन के लिए कौन जाना जाता है इसके लिए, तो इसके निर्माण के लिए मुख्य रूप से जो फेमस है उसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3.10H2, इसे ही हम धावन सोडा या वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। तो धावन सोडा या वॉशिंग सोडा कहते हैं। उम्मीद करता हूं साबुन यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आई हो, लेकिन आपने मन मस्तिष्क में एक जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए थी कि सर ये जो शैम्पू है ना आते हैं, ये हैंड वॉश आते हैं, फेस वॉश आते हैं, ये लिक्विड सोप है। किसी भी साबुन के अंदर अगर ग्लिसरीन की क्वांटिटी को बढ़ाया जाता है और उन केमिकल्स की क्वांटिटी को घटाया जाता है जिससे वो सॉलिड होते हैं, तो वो लिक्विड फॉर्म में प्राप्त हो जाती है, वो साबुन ही है। उन्हें लिक्विड सोप कहा जाता है। शैम्पू भी एक प्रकार का लिक्विड सोप है ना, हैंड वॉश भी एक प्रकार का लिक्विड सोप है ना। कई प्रकार के साबुन तो अब ऐसे आने लग गए हैं, आपने देखा होगा बॉडी वॉश ही लिक्विड आने लग गए हैं, साबुन का तो झंझट ही खत्म कर दिया उन्होंने। ग्लिसरीन की प्रधानता हो जाती है उनके अंदर। ठीक है, ये चीज आपने यहां पर देखा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इन चीजों को बेटा मैं बार बार एक ही चीज का जवाब नहीं दे सकता। ठीक है, कि आपकी एप्लीकेशन में काम चल रहा है, 2 घंटे में वो ठीक हो जाएगा। हाथ जोड़कर अनुरोध है, आप कहते हो तो मैं मैसेज पिन कर देता हूँ क्लास के अंदर, इतना कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि बार बार एक चीज का जवाब देना, मेरा जवाब दे दो सर ये, ठीक है ना। नहीं होता क्या है, कुछ बच्चे बाद में जुड़ते हैं, मैं कुछ बात बोल करके आगे बढ़ गया हूँ, तो वो चीज़ अब मैंने उस मैसेज को पिन कर दिया, जो भी आएंगे उनको पहले वो दिख जाएगा। ठीक है,
अब यहां पर क्या होता है, हाँ हम जो चीज पढ़ना चाह रहे थे वो ये पढ़ना चाह रहे थे कि जो साबुन होती है उन साबुन के अंदर कुछ विशेष प्रकार के गुण भी तो होते हैं। कि सर फॉर दी एग्जांपल विशेष प्रकार के गुण मतलब ऐसा क्या हो जाता है? जैसे मान लीजिए कोई साबुन है, ठीक है, मुझे उस साबुन के अंदर चिकनाहट हटाने के गुण डालना है। ताकि वो साबुन किसी भी प्रकार की चिकनाहट, आपने सुना होगा 100 नींबू की शक्ति। अब एक नींबू ही 10 रुपए का आता है, 5 से 10 रुपए का। अब वो 100 नींबू, चलो मान लीजिए 5 रुपए का आता है, चलो मान लो 2 रुपए का आता है, तो 100 नींबू कितने के हो गए? 200 रुपए के। अब वो 10 रुपए की साबुन के अंदर क्या 200 नींबू डालकर दे रहा है? आप शायद कभी भी किसी एडवर्टाइज को देखते हैं ना, तो आप जो दिखता है उसको सही मान लेते हैं। ठीक है, तुलना की गई है, सिर्फ तुलना। जैसे कि एक टीवी में एक एड आता है, दाने दाने में केसर का दम। ठीक है, कुछ बच्चों के एप्लीकेशन में अगर कोई शिकायत है तो वो 2-3 घंटों में रिजॉल्व हो जाएगी किसी भी तरह से। ठीक है, अब क्या प्रॉब्लम है वो तो मुझे भी नहीं पता भाई, वो तो टेक्निकल चीजें होती है, इंजीनियर जाने। ठीक है, हाँ लेकिन कुछ तो होगा। चिकनाहट हटाने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो मैं बात कर रहा था दाने दाने में केसर का दम की बात करते हैं। तुलना की गई, दाने दाने के अंदर केसर के समान दम होगा, मतलब केसर जितना रंग देती है तुम जहां पिचकारी मारोगे उतना रंग दे दोगे, केसर नहीं है उसके अंदर। ठीक, इसी तरह से 100 नींबू की शक्ति, आपको तुलना की गई, उन्होंने ये नहीं बोला कि इसमें हमने 100 नींबू डाले हैं, इसके अंदर 100 नींबू डाले गए हैं उनकी शक्ति है, ये वर्ड यूज नहीं किया गया। यूज क्या किया गया? 100 नींबू की शक्ति, मतलब जैसे मैं ये कहूं कि आपका आपका जो शरीर है वो खली के समान, आप खली नहीं हो गए, आपकी तुलना मैंने खली से कर दी है। बात समझ में आई कि खली की तरह ताकत है आपके अंदर, समझे? तो तुलना की गई 100 नींबू की शक्ति, मतलब उसमें जो केमिकल मिला है ना, 100 नींबू मिलकर के जितना साफ करेंगे उतना वो केमिकल अकेला कर सकता है। उम्मीद है ये पॉइंट अब आपको समझ में आया होगा। तो चिकनाहट हटाने के लिए, है ना, जैसे ऑयल की चिकनाहट हो जाती है, बर्तन हो जाते हैं, उनको रिमूव करने के लिए सोडियम लॉरेट सल्फेट मिलाते हैं। किसका यूज करते हैं? सोडियम लॉरेट सल्फेट का। इसी तरह से आपने कई साबुन के एड देखे होंगे, वो साबुन ये दावा करती है कि हमारी साबुन जो होती है ना, रोग प्रतिरोधक है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी, 99.99% कीटाणु को मारने का दावा करने वाली जो कंपनियां होती हैं, वो अपने साबुन के अंदर एक केमिकल मिलाती है। जिस साबुन से आप नहाओगे तो वो साबुन क्या करेगी? अधिकांश कीटाणु मार देगी, क्योंकि वो केमिकल है उसके अंदर, और उस केमिकल का नाम होता है बिथियोनल। क्या नाम होता है? बिथियोनल, उस केमिकल का नाम है ना, क्या नाम है उस केमिकल का? बिथियोनल नाम है। तो बिथियोनल मिलाया जाता है। अब देखो क्या होता है, मैं जब छोटा बच्चा था ना तब से ये चीज देखते आ रहा हूं, 99.9% कीटाणु, जब से मैं समझने लगा, है ना, जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था 2006 के आसपास में, तब से इस चीज को मैं नोटिस करते हुए आ रहा हूँ। तब से हम टीवी देखते हुए आ रहे हैं, हमारे हमारे टाइम पे 5th बोर्ड हुआ करती थी, तो 5th बोर्ड थी, फिर 6 हुई, 7th हुई, 8th थी, 9th 10th, है ना, जब तक टीवी का ही माहौल था। मोबाइल तो अब आए हैं, है ना, 11 12th हमने पहला मोबाइल ग्रेजुएशन में आकर के लिया साहब। ठीक है, मतलब फर्स्ट ईयर जब गांव से निकले तो घर वालों ने बात करने के लिए एक छोटा सा डब्बा होता है ना, जिसमें स्क्रीन, वो सांप वाला गेम होता था, वो मोबाइल हुआ करता था। तो प्यारे दोस्त ये चीज ध्यान रखना, वो 99% 9 कीटाणु ही मर रहे हैं तब से लेकर आज तक।
मेरी समझ में नहीं आया आज तक कि अगर ये कोई कंपनियां मिले, मैं भाई साहब तुम्हारे एड देख देख के मैं 30 साल का हो गया हूं, ठीक है, ऐसे कई लोग होंगे जो 50 साल के हो गए होंगे। तो भाई कहने का तात्पर्य ये है कि आपके ये 0 पॉइंट, है ना, याद रखिएगा, 0, है ना, 1% कीटाणु आज तक क्यों नहीं मरे? ये क्यों नहीं मरे? क्यों आप अपनी साबुन में इतनी गुणवत्ता में सुधार नहीं कर पाए कि ये आपसे कीटाणु मरे? फिर मेरे माइंड में एक ही चीज आई होगी कि इसने सारे कीटाणु तो मार दिए, और वास्तविकता में कह भी सही रहा है कि 99.99 मारेंगे, और जो बचे हुए जो 0.01% कीटाणु है ना, ये हम लोग ही हैं जो इन साबुनों से नहा रहे हैं। ये हम ही हैं जो इन साबुनों से नहा रहे हैं, दोस्त याद रखिएगा, यकीन मानिए, जो नहीं मरे हैं आज तक, है ना। तो ये बिथियोनल होता है। अब कोई कोई साबुन क्या करती है, ज्यादा झाग देती है। तो ज्यादा झाग के लिए उस साबुन में क्या मिलाते हैं? तो ज्यादा झाग के लिए उस साबुन के अंदर क्या, देखो, कोई साबुन बहुत ज्यादा झाग देती है, कोई साबुन कम झाग देती है। तो ज्यादा झाग के लिए साबुन के अंदर कौन सा केमिकल, ये सब पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है, याद रखिएगा, रोजिन मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? रोजिन। तो ज्यादा झाग के लिए रोजिन मिलाया जाता है। क्या मिलाते हैं? रोजिन मिलाते हैं। ठीक है, तो ज्यादा झाग के लिए क्या मिलाते हैं? रोजिन मिलाते हैं। एक चीज और रह गई यहां पर, ट्रांसपेरेंट सोप, पारदर्शी साबुन। एक लड़के होते हैं, उनके पास एक ही साबुन होती है जो सबसे सस्ती हो, वही उनका फेस वॉश है, वही उनका हैंड वॉश है, और वही उनकी बाथ साबुन है। ठीक है, इनको शादी हो जाए या फिर किसी लड़की इनकी मित्र बन जाए तब समझ में आता, अच्छा, इतनी वैरायटी भी होती है। हम तो ये समझते थे कपड़ा धोने की और नहाने की, इसी से मुंह धोया जाता है, यही फेस वॉश होता है। इनको बाद में समझ में आता है, अच्छा, कि ऐसा भी होता है भाई साहब। नहाने की साबुन अलग होती है, ये चेहरे पे लगाने की अलग होती है, ये गॉट मिल्क वाली सोप होती है, ये बालों के लिए अच्छी मानी जाती है, इसमें केमिकल नहीं होते हैं, है ना। कई तरह की चीजें पता चलती है ना। उनको ये पता चलता भाई साहब, क्रीम भी 8-10 तरह की आती है बाद में। ये सनस्क्रीम होती है, ये लोशन होता है, ये रात में लगाने वाली क्रीम होती है, ये फेस वॉश के बाद लगाने वाली क्रीम होती है, ये भाई साहब ये होता है। 8-10 तरह का नॉलेज बाद में होता है, इनका बस वही है भाई साहब, तैयार। ठीक है, तो भाई पारदर्शी साबुन जो होती है ना, ये लड़के अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, ये सोचते क्यों ही पैसा बर्बाद करना है इस पे, हमारे शरीर में क्या ही बदल जाएगा, और सत्यता भी है ना। तो पारदर्शी साबुन जो होती हैं अक्सर ये महिलाओं को ही आकर्षित, आपने देखना, कभी भी वो एक साबुन आई थी बीच में, उसने कहा संतूर मम्मी, कभी संतूर पापा नहीं दिखाए गए, कि हम कितना भी दिखा ले ये लेने वाले है नहीं। ठीक है, क्योंकि पता है मार्केटिंग होती है, वो स्ट्रेटेजी होती है, पियर्स वाली साबुन हो गई। लड़कियां ही खरीदती हैं साबुन, ज्यादा नहीं खरीदते लड़के, उनको पता है क्या ही करना है इसका पैसा बर्बाद करके। ठीक है, तो तात्पर्य समझ रहे हो सकते हैं अब वर्तमान में लड़के भी, अब लड़कों के सैलून देखो आप, भाई साहब ऐसा लगता है सोनार की दुकान हो, है ना। स्त्री काया पलट के अंदर अब लड़कों और लड़कियों के दोनों ही ऐसा लगते हैं कि भाई साहब सोनार की दुकान फीकी पड़ जाए। चलिए, तो पारदर्शी साबुन बनाने के लिए साबुन के अंदर क्या मिलाया जाता है? तो उस साबुन के अंदर सबसे पहले मिलाते हैं ग्लिसरोल को। क्या मिलाते हैं? ग्लिसरोल। सबसे ज्यादा मात्रा में ग्लिसरोल होता है, लिक्विड सोप के अंदर भी ग्लिसरोल होगा। दूसरी चीज, ठीक है, ठीक है, नहीं भैया देखो, एक बच्चा कह रहा है कि सर उनमें माइंड नहीं, माइंड वाइंड सब है उनमें, है ना, ये गलत फहमियां हैं आपकी, कि तुमसे तुम्ही को चुरा लेगी, तुमसे तुम्ही को चुरा लेगी, तुम्हें इस बात का, तुम्हें इस बात का इल्म भी ना होने देगी। तुमसे तुम्ही को चुरा लेगी, तुम्हें इस बात का इल्म भी ना होने देगी। ना समझ न समझना इनको यारो, ना समझ न समझना इनको यारो, ये भोली भाली सी सूरत,
ये भोली भाली सी सूरत, तुम्हारा अच्छा खासा, तुम्हारा अच्छा खासा करियर की वाट लगा देगी। तो भाई सिंपल सी बात है ना, कि जो करने आए हो वो करो, पढ़ो, है ना। चलो, ग्लिसरॉल की बात करी हमने, है ना, मजाक कर रहा हूँ, कोई पर्सनली मत ले लेना इस बात को, है ना, नहीं तो सर आपने लड़कियों के बारे में ऐसा कहा, नहीं भैया, है ना, हंसी मजाक है बस, है ना, नहीं तो फिर हम अगली क्लास में करना बंद कर देंगे। चलिए, ये ग्लिसरॉल होता है, और इसके साथ साथ कभी कभी इसमें क्या मिलाया जाता है, इथेनॉल, कुछ कंपनियां मिलाती है इथेनॉल को। इथेनॉल बोले तो एक प्रकार का एल्कोहल होता है सर। हाँ, आप उस साबुन जब खरीदते हो ना, उसके पीछे लिखा होता है, उसको पढ़िएगा। ट्रांसपेरेंट साबुन बनाने के लिए ग्लिसरॉल की प्रधानता होती है, ग्लिसरीन भी बोल देते हैं कभी कभी, ग्लिसरीन लिखिए आप, ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन, ग्लिसरीन लिखिए। ग्लिसरॉल वो टाइट वाला हो जाएगा, ग्लिसरीन पतले वाला होगा। ग्लिसरीन प्लस इथेनॉल, ये चार पॉइंट है ना, इनमें से ये तीन ही पूछते हैं, ये तो मैं जिज्ञासावश बता देता हूँ आप लोगों को। कई साबुन आती हैं, जैसे पियर्स आती है, संतूर आती है, एक मेडिकेयर की साबुन आती है, एक सोफिया करके साबुन आती थी पहले, अब बंद हो गई पता नहीं मुझे, है ना। अब मैं इसलिए क्योंकि भाई पढ़ाते हैं तो उन साबुनों के देखते रहते थे कि भाई कैसे बनती है, क्या बनती है ना, इसलिए हमें पता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये चार पॉइंट्स थे। अब यहाँ पर हम साबुन को खत्म करते हैं, बहुत पढ़ लिया साबुन के बारे में, है ना, शैम्पू एम्पू से कोई प्रश्न हमारे आते नहीं है। चलो, अब बात करते हैं मोम के बारे में, वैक्स के बारे में। देखो, वैसे अगर बात की जाए तो ऐसा नहीं है, ये मोमबत्ती आप देखते हो, दुनिया में सबसे ज्यादा इसी प्रकार के वैक्स का या मोम का यूज होता है, ठीक है। अब होता क्या है कि ये तो हमने प्राप्त किया है कहीं केमिकल फॉर्म में, है ना, लेकिन नॉर्मली मोम प्रकृति में पाए जाते हैं। तो मोम एक प्रकार से कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। मतलब देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब आप केमिस्ट्री पढ़ो और किसी केमिकल के बारे में या किसी लिक्विड और सॉलिड में अगर आपको डिफरेंस करना हो, जैसे मोम, ये जमा हुआ रहता है कि पिघला हुआ रहता है, कि सर जमा हुआ, मतलब समझ जाओ ये असंतृप्त है ना। तेल जो होता है वो लिक्विड अवस्था में होता है कि सॉलिड में होता है, कि सर लिक्विड में, मतलब समझ जाओ कि वो संतृप्त है, सेचुरेटेड है। घी जो होता है नॉर्मली जमता है कि हाँ सर जमता है, नारियल का तेल जमता है कि हाँ सर जमता है, पाम ऑयल जमता है कि हाँ सर जमता है, ये सॉलिड हो जाते हैं ठंड के दिनों में नॉर्मली। तो जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक किस अवस्था में पाए जाते हैं, लिक्विड में पाए जाए, उन्हें हम तेल की संज्ञा दे देते हैं, अदरवाइज हम उन्हें तेल नहीं कहते, है ना। और उन जो लिक्विड में होते हैं हम उन्हें संतृप्त मानते हैं, सेचुरेटेड मानते हैं, और जो उस अवस्था में लिक्विड में नहीं होते, सॉलिड में बदल जाते हैं, हम उन्हें अनसेचुरेटेड या असंतृप्त मानते हैं। तो हम इसके लिए भी असंतृप्त वर्ड यूज कर रहे हैं, अनसेचुरेटेड, है ना। तो ये क्या होता है, अनसेचुरेटेड, और ये प्रकृति में पाए जाते हैं। अगर मोम 40 डिग्री, है ना, सेंटीग्रेड से उच्च ताप पर द्रव में परिवर्तित होने लगते हैं, अगर हमें जो वैक्स है उसको पिघालना है, उसको मेल्ट करना है ना, उसको द्रव अवस्था में ले जाना है, तो कम से कम 40 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर देना होगा। हाँ, कई जगह पर बच्चा पड़ता है 67 डिग्री, वो उसका बॉइलिंग टेम्परेचर है ना भाई। बॉइलिंग टेम्परेचर क्वथनांक बिंदु है जिस पर वो उबलने लगेगा। तो 67 डिग्री सेंटीग्रेड पर, हिंदी वर्ड याद नहीं आ रहा था, है ना, 69 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो उबलने लगेगा, इस पॉइंट को याद रखना, ठीक। अब ये पॉइंट आपने यहां पर समझा, पढ़ा मुझसे। अब अगला पॉइंट देखिए, ये देखिए यहां पर, ये सारे आपको, है ना, कैसे प्रकृति में कैसे पाए जाते हैं। ये आपने मधुमक्खी को देखा होगा, ठीक है, ये इस तरह का छत्ता बनाती जिसमें शहद रखती है, ये फूलों से मकरंद को चूस कर वहां पर ले जाती है, तो इसे बोला जाता है बी वैक्स। क्या बोला जाता है, बी, हनी बी, बी वैक्स। तो इसका छत्ता एक प्रकार का वैक्स होता है, इसका छत्ता एक प्रकार का क्या होता है, वैक्स होता है, बी वैक्स जिसे कहा जाता है ना। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, कार्नोबा मोम या कार्नोबा वैक्स। ये आप यहां पर एक पेड़ देख पा रहे हैं, ये कार्नोबा का प्लांट है, ठीक है, जिसे हम पाम वैक्स भी कह देते हैं, ठीक है, जिसे हम ब्राजीलियन वैक्स भी। तो इसका एक नाम ब्राजीलियन वैक्स है, इसका एक नाम पाम वैक्स है, क्या नाम है, पाम वैक्स है। इसे क्वीन ऑफ वैक्स भी कहा जाता है, तो ये भी इसी का नाम है, ये भी इसी का नाम है। और अगला जो बोल रहा हूं, क्वीन ऑफ वैक्स, क्वीन ऑफ वैक्स, के सर मतलब मोम की रानी कहते हैं। यह माना जाता है कि दुनिया में सबसे अच्छी, है ना, गुणवत्ता वाला मोम जो है वो यही है।
है ना, ये इस तरह का सॉलिड फॉर्म में ऐसा दिखता है ना, ये इस तरह का। बाद में जब इस पेड़ की पत्तियों से इसको कुरेद कुरेद कर इकट्ठा करते हैं और बाद में ये इस तरह का प्राप्त होता है ना। इसका उपयोग हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे पुराने समय में। इसको गर्म करते थे, घी के साथ मिलाते थे, फिर हाथों पे लगाने के लिए यूज करते थे। इसके छत्तों को संभाल कर रखा जाता था। लेकिन जैसे जैसे आधुनिकता आती जाती है, पुरानी चीजें लुप्त होती जाती हैं, है ना भाई। ये देखिए यहाँ पर, ये पाम ट्री है ना, जिसे ब्राजीलियन वैक्स भी कह देते हैं या कार्नोबा प्लांट भी कह देते हैं, तो कार्नोबा वैक्स कहते हैं। सबसे अच्छा वैक्स यही माना जाता है। कहाँ यूज करते हैं सर? ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर यूज किया जाता है, कॉस्मेटिक्स जो होते हैं ना, अरे लाली पाउडर करने के सामान, उनके अंदर। फिर आता है पैराफिन वैक्स। ये वैक्स दुनिया में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। जैसे मोमबत्ती जो आप देखी थी ना आपने अभी, अब जलती हुई, ये मोमबत्ती, ये मोमबत्ती इसी पैराफिन वैक्स की बनी हुई है, व्हाइट कलर की, येलो कलर की। ये वैक्स सबसे ज्यादा यूज होता है। ये कहां से निकलता है पता है? ये निकलता है पेट्रोकेमिकल। सर पेट्रोकेमिकल का मतलब पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। पेट्रोलियम से जो केमिकल निकलते हैं उनमें पैराफिन एक होता है, तो इसीलिए इसे पैराफिन वैक्स कहा जाता है। कि सर ये पेट्रोल कौन सा? ये क्रूड ऑयल जो अपन रशिया से मंगवाते हैं, है ना, सऊदी अरब से हाँ वही वाला। उससे कई चीजें निकलती है, डीजल निकलता है, पेट्रोल निकलता है, केरोसिन निकलता है, एलपीजी गैस निकलती है, नेफ्था गैस निकलती है। उसके अलावा उससे और क्या निकलता है तो भैया, है ना, वो जो डामर होता है रोड पे बिछाने वाला, वो निकलता है। लुब्रिकेंट जो गाड़ियों के इंजन में ऑयल डालते हैं वो निकलता है, जो पैराफिन वैक्स निकलता है। इसी के अलावा कुछ पेट्रोकेमिकल और निकलते हैं जिनसे प्लास्टिक वगैरह बनाए जाते हैं। तो पेट्रोलियम एक ऐसा पदार्थ है जिसके अंदर ऐसे ऐसे केमिकल हैं जिससे कई चीजें बनाई जाती हैं। तो उनमें से एक ये पैराफिन वैक्स है। उम्मीद करता हूं वैक्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। यहां से प्रश्न कभी आते हैं तो भाई सिंपलेस्ट आते हैं, साधारण से आते हैं। कभी पूछ लेते हैं क्वीन ऑफ वैक्स किसे कहते हैं, तो कार्नोबा वैक्स को कहा जाता है, ब्राजीलियन वैक्स को कहा जाता है। इसे ताड़ का पेड़ भी नॉर्मली वर्ड यूज करते हैं, लेकिन ये पाम का पेड़ है, ताड़ का पेड़ इसी के समान दिखता है। चलिए, तो यहां तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी और मैं आज की क्लास यहीं पर विराम करूंगा। इसके आगे के संदर्भ में हम कल पढ़ रहे होंगे, ठीक है। और आपके एप्लीकेशन बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, है ना। मेरी टीम से बात हो गई थी, आपने जब कहा था, ठीक है। चलिए, मिट्टी का तेल केरोसिन भी पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। ओके, गुड। सर फोटो देख के मजे आ जाते हैं, इमेजेस अच्छी लाते हो आप, ठीक है। इनको सेट करने में बहुत टाइम जाता है भाई, हाथ से लिखने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना, है ना, हाथ से तो भैया आए खड़े हुए पढ़ा के चले, इनको सेट करना वर्ड टू वर्ड बहुत, इसमें ज्यादा समय लगता है। बच्चों को लगता है ये इजी होता होगा, नहीं भाई, इसमें ज्यादा टाइम लगता है। चलो, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। कैसी लगी क्लास एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो। चलो, थैंक यू सो मच।